इंसिस्ट कर रहे थे कि हम याद पाए। तो फिर हम आज का लेक्चर शुरू करें। ठीक है, फिर आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हम टॉपिक पढ़ रहे थे पैरेललिज्म इन यूनिप्रोसेसर सिस्टम्स के वो कंप्यूटर्स जिनमें सिर्फ एक ही सीपीयू होता है, उसमें पैरेललिज्म को कैसे अचीव किया जाता है। क्योंकि बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि पैरेललिज्म का मतलब है कि एक से ज़्यादा सीपीयूज पे हम मल्टीपल थ्रेड्स को रन करते हैं, लेकिन फिर वो कौन से तरीक़ेकार हैं, वो कौन से मैकेनिज्म हैं जिनके ज़रिए हम सिंगल प्रोसेसर के साथ भी इसको अचीव कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम देखेंगे बेसिक यूनिप्रोसेसर आर्किटेक्चर और पैरेलल प्रोसेसिंग मैकेनिज्म्स। बेसिक यूनिप्रोसेसर आर्किटेक्चर। A typical uniprocessor computer consists of 3 components. ये हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। एक सीपीयू, दूसरा मेन मेमोरी, तीसरा आईओ सब सिस्टम्स। सीपीयू में जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, जैसे R1, R2, R3 आपने पढ़ा होगा, जो डिफरेंट काम करते हैं। इसके अलावा इसमें एक स्पेशल यूनिट होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। और इसके अलावा सीपीयू के अंदर एक हाई स्पीड मेमोरी होती है, जिसको हम कैश मेमोरी भी कहते हैं। ये सीपीयू के अंदर क्यों होती है? क्योंकि अगर मेमोरी से डाटा सीपीयू में लेके आया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो टाइम को बचाने के लिए सीपीयू के अंदर ही मेमोरी बना दी गई, जिसमें मोस्ट रिसेंटली यूज डाटा को रखा जाता है। In addition, there is a common synchronous bus architecture for communication between CPU, memory and IO subsystems. और ये जो तमाम के तमाम कंपोनेंट्स हैं, ये आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? ये एक बस की मदद से कम्युनिकेशन करते हैं, और वो बस इन तमाम कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करती है। This is the graphical representation of the basic uniprocessor computer architecture, जिसमें बस के जरिए तीनों के तीनों कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। दिस इज द बस। अच्छा, अब हम देखेंगे वैक्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर को। ये जो है ना वैक्स, ये 1970 में इंट्रोड्यूस हुआ था यूनिप्रोसेसर कंप्यूटर्स के लिए। इसमें भी वही 3 कंपोनेंट्स, दिस इज सीपीयू, दिस इज मेमोरी एंड दिस इज आईओ डिवाइसेस, विच आर ऑल कनेक्टेड यूजिंग द सेंट्रल बस, और इस बस को कहते हैं सिंक्रोनस बैकप्लेन इंटरकनेक्ट। जो ये इसका सीपीयू था ना इस आर्किटेक्चर का, उसमें ये है एएलयू, जो कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। इसके अलावा उसमें रजिस्टर थे 16, R0 से लेकर R15 तक, और एक था रजिस्टर स्पेशल पर्पस रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर वो रजिस्टर होता है जिसमें उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सेव होता है जो नेक्स्ट हमने एग्जीक्यूट करनी होती है। इसके अलावा इसके अंदर एक रजिस्टर होता है, उसको कहते हैं स्टेटस रजिस्टर, वो यहाँ पे शो नहीं हुआ, जो प्रोसेस और सीपीयू का करंट स्टेटस सेव करके रखता है। और हाई स्पीड मेमोरी, जिसको लोकल मेमोरी भी कहते हैं, कैश मेमोरी। जो इसमें मेन मेमोरी यूज़ होती है, उसमें हम 32 बिट का एड्रेस यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि 2⁻32 जो होते हैं एड्रेसेस, वो हम असेस कर सकते हैं फॉर द सिंगल प्रोग्राम।
और अगर हम आईओ डिवाइसेस की बात करें तो वो सीपीयू और मेन मेमोरी के साथ कनेक्ट होती है यूजिंग दी बसेस, या तो वो यूनिबस के ज़रिए कनेक्ट होगी या वो मैस बस के ज़रिए कनेक्ट होगी। अच्छा, सिंगल सीपीयू में पैरेलल प्रोसेसिंग को अचीव करने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म यूज़ होते हैं? बेसिकली देयर आर टू मैकेनिज्म्स। पहला मैं जो तरीकाकार है वो है हार्डवेयर मेथड और दूसरे को कहते हैं सॉफ्टवेयर मेथड। हार्डवेयर मेथड में 5 मैकेनिज्म यूज़ होते हैं। पहला है मल्टीप्लिसिटी ऑफ फंक्शनल यूनिट्स, दूसरा है पाइपलाइनिंग विद इन द सीपीयू, थर्ड वन इज ओवरलैप सीपीयू एंड आईओ ऑपरेशंस, चौथा है यूज ऑफ हायरार्किकल मेमोरी सिस्टम्स, नेक्स्ट वन इज बैलेंसिंग ऑफ सब सिस्टम बैंडविड्थ। और जो सॉफ्टवेयर मेथड यूज होते हैं उसमें बेसिकली 2 मेथड्स हैं, पहला है मल्टी प्रोग्रामिंग और दूसरा है टाइम शेयरिंग। इन तमाम तरीकों को यूज करते हुए हम एक सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर को पैरेलली प्रोग्राम को रन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन तमाम जो मैकेनिज्म है इसकी ज़रा तफसील में जाते हैं, देखते हैं इनको कैसे अचीव किया जाता है। ये पहला तरीक़ेकार है मल्टीप्लिसिटी ऑफ फंक्शनल यूनिट्स। अच्छा, हमने पढ़ा था जो सीपीयू के अंदर होता है एएलयू, वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जो ये तरीका कारण है इसमें हम सीपीयू के एएल को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स। जैसा कि जो एएलयू है वो अगर उसके पास कोई इंस्ट्रक्शन आई है कि दो नंबरों को ऐड करो तो वो इसके पास भेज देगा ऐड वाले फंक्शनल यूनिट के पास। अगर उसने मल्टीप्लाई करना है तो वो मल्टीप्लाई वाला फंक्शनल यूनिट यूज करेगा। और अगर एएलयू के पास कोई इंस्ट्रक्शन आई है वो डिवीजन करनी चाहती है तो वो डिवाइड वाला फंक्शनल यूनिट यूज करेगा। कहने का मतलब ये है कि हमने एएलयू को डिवाइड कर दिया है हार्डवेयर लेवल पे डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स पे, ताकि अगर उसके पास कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो अलग-अलग इंस्ट्रक्शन एएलयू के अंदर एट द सिंगल टाइम को रन कर सके। तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम एक टाइम में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो डिफरेंट काम करती हैं, जैसे कि ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बूलियन, उनको पैरेलली रन कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास एक से ज़्यादा सीपीयू हो, उसमें भी हम यही काम करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंगल सीपीयू था, तो हमने एएलयू को डिफरेंट फंक्शनल यूनिट में डिवाइड कर दिया और उससे हम वही काम ले रहे हैं जो एक से ज़्यादा सीपीयू से ले सकते थे। इसकी जो मिसाल है वो है CDC 6600। ये जो है ना CDC 6600, ये कंपनी है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। इन्होंने 1970 में ये कंप्यूटर बनाया था जिसमें इन्होंने एएलयू को तोड़ के डिफरेंट फंक्शनल यूनिट में डिवाइड किया था। इनका बेसिक मकसद ये था कि वो सुपर कंप्यूटर बनाना चाहते थे और इसको हम कहते हैं मिनी सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वो होता है जिसकी स्पीड बहुत तेज होती है। This is the architecture of the CDC 6600 सिस्टम आर्किटेक्चर। इसमें भी 3 सर ये हाँ जी, सुपर कंप्यूटर और ये इसमें क्या फर्क है? मिनी कंप्यूटर सुपर, सिर्फ इसी का चेंज है कि बचपन से हम यही पढ़ते आए हैं, 9th से लेकर अब तक सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, देयर आर जस्ट डिफरेंस ऑफ। सुपर का मतलब ये है, और कुछ भी नहीं है। सुपर का मतलब ये है पावरफुल, बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा तेज़। तो शुरू से लेकर हमारी जो है ना जुस्तजू यही रही है कि कंप्यूटर को तेज़ कैसे बनाया जाए, उसको पावरफुल कैसे बनाया जाए। तो ये जो आर्किटेक्चर था ना, इसने पहली कोशिश की, इसने सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर को के अंदर जो एएलयू होता था यूज, उसको मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया ताकि वो अलग-अलग इंस्ट्रक्शंस को एएलयू में एक साथ रन कर सके। तो इससे ये हुआ सर कि ऐसे ही है सर, वो अक्सर बच्चे भी, हम घर जाए ना, बच्चे सवाल पूछ लेते हैं कि भाई ये तो बताओ मिनी में सुपर में फर्क है। फिर हम जब उनको बताते हैं ना कि ये इसकी स्पीड ज्यादा है, ये एफिशिएंट है, वो कहते हैं यार आप लोगों का यूनिवर्सिटी जाने का क्या फायदा, फिर आपका नॉलेज और हमारा नॉलेज सेम। वो आज तक समझ नहीं आई। मिनी का मतलब होता है छोटा। दिस वाज दी मिनी सुपर कंप्यूटर। जो आजकल सुपर कंप्यूटर यूज हो रहे हैं उनके सामने ये कुछ भी नहीं था, लेकिन ये शुरुआत थी।
दिस वाज द स्टार्ट जब उन्होंने इस पैराडाइम में कदम रखना शुरू किया। दिस इज अ जनरल टर्म, इसका वैसे तो साइंटिफिकली और कंप्यूटिंग की जुबान पे कोई खास मतलब नहीं है, ये जैसे ये बताने के लिए कि दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, इस आर्किटेक्चर ने उस तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया जहां हम जाना चाहते थे। ठीक हो गया? ओके सर। चलें फिर, इसमें भी 3 हिस्से हैं, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग, ये मेमोरी और इसके आईओ सब सिस्टम। हम देख सकते हैं कि इस आर्किटेक्चर में 10 फंक्शनल यूनिट्स को यूज़ किया गया, एएलयू को डिवाइड किया गया, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इंक्रीमेंट, बूलियन, शिफ्ट, और इसमें 24 रजिस्टर्स यूज हुए। इसके अलावा इसमें एक बड़ा अहम जो था कंपोनेंट वो था स्कोरबोर्ड। स्कोरबोर्ड क्या करता था, इट कीप्स ट्रैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दीज फंक्शनल यूनिट्स एंड रजिस्टर्स बीइंग डिमांडिंग, के मतलब कौन से फंक्शन यूनिट्स अभी यूज हो रहे हैं और कौन से फालतू बैठे हैं, और कौन से रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं और कौन से फालतू बैठे हैं, ताकि वो ये फैसला कर सके कि अगली इंस्ट्रक्शंस को कौन सा यूनिट दिया जाए। इसके अलावा जो प्रोग्राम की होती हैं इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन स्टैक में सेव होती थी। और ये जो आईओ सब सिस्टम है, इसको हम जरा बाद में देखते हैं कि ये क्या है। वैसे ये प्रोसेसर्स हैं जो आईओ को डील करते हैं, और इस आर्किटेक्चर में सीपीयू भी दिया गया था और आईओ को डील करने के लिए 10 प्रोसेसर भी दिए गए थे, ताकि सीपीयू का जो था ना वर्कलोड वो कम हो जाए और जो आईओ की रिक्वेस्ट है वो अलग से डील कर ली जाए। अच्छा, पहला तरीका तो ये था मल्टीप्लिसिटी ऑफ फंक्शनल यूनिट। ये हमने पढ़ लिया कि एएलयू को डिफरेंट फंक्शनल यूनिट में डिवाइड करके हम पैरेललिज्म को अचीव कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी। क्या सर वाकई सुपर कंप्यूटर एग्जिस्ट करता है? आपको क्यों लगता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता? आपने मतलब माशाल्लाह सारे के पास कंप्यूटर है, हम सारा दिन यूज करते हैं गूगल वगैरह, तो आपने कभी नहीं पढ़ा न्यूज वगैरह में? सर एक चीज अपनी 100% तक फुल पावर इस्तेमाल कभी कर ही नहीं सकती। हाँ जी, वो तो जितनी उसकी एबिलिटी हो। वो तो अभी तक इंसान ने भी अपने ब्रेन की पावर को यूज नहीं किया, और अगर ये यूज कर ले तो पता नहीं हम लोग क्या से क्या चीज बना ले। जो नासा में सिस्टम्स यूज हो रहे हैं वो यही यूज हो रहे हैं, मतलब कि जो प्रेडिक्शन करते हैं, जो मल्टीपल कैलकुलेशंस को, बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को एक साथ करते हैं, तो उनकी इस कैपेबिलिटी को उन्होंने सुपर का नाम दिया है ना। चले, जो फिर दूसरा तरीका है वो है पाइपलाइनिंग विद इन द सीपीयू। अब पाइपलाइनिंग को यूज करते हुए हम सीपीयू में पैरेललिज्म कैसे ला सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि पाइपलाइनिंग होती क्या है। इसके लिए हम एक रोजमर्रा जिंदगी से मिसाल का सहारा लेते हैं। सपोज करें एक फैक्ट्री है, उसमें कार्स मैन्युफैक्चर होती हैं, और कार बनाने की 3 स्टेजेस हैं, ए बी सी। जो स्टेज ए है उसमें जो वर्कर्स हैं वो बनाते हैं इंजन। जब इंजन बन जाता है तो गाड़ी जाती है स्टेज बी में, तो जो वर्कर्स होते हैं वो उसकी बॉडी बनाते हैं। बॉडी बनने के बाद गाड़ी जाती है स्टेज सी में, तो गाड़ी तो बन गई, रह गया पेंट करना, तो आखिरी स्टेज में वर्कर्स उसको पेंट करते हैं। दिस इज द वर्क फ्लो जो एक आम गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में फॉलो होता है। अच्छा, अब जो ये फैक्ट्री है इसमें ये 3 काम करके गाड़ी तैयार हो रही है, और हम सपोज करते हैं कि एक गाड़ी तैयार करने में टोटल 24 घंटे लगते हैं। तो अगर एक गाड़ी तैयार हुई, टोटल 24 घंटे लगे, और 2 गाड़ियां एक फैक्ट्री ने तैयार की, तो पहली गाड़ी को 24 घंटे लगे तो दूसरी गाड़ी को भी 24 घंटे लगे। मतलब कि हमने 48 घंटों में 2 गाड़ियां तैयार की, और एक गाड़ी तैयार करने के लिए हमें लगे 24 घंटे। अब हमने किसी बंदे से राब्ता किया, कोई सियाना बंदा, कि हमारे प्रोसेस को ज़रा स्ट्रीमलाइन कर दे कि हमारी गाड़ियां तैयार करने की स्पीड इंक्रीज हो जाए इसी फैक्ट्री के अंदर। तो उसने पाइपलाइनिंग का सिस्टम यूज़ किया। तो उसने इस प्रोसेस को कैसे मॉडिफाई किया हम देखते हैं। उसने ये किया कि ये जो 3 स्टेजेस हैं ए बी सी, उसने इसको डिवाइड कर दिया, और जो फैक्ट्री में लोग थे उसने टीमें बना दी कि
कुछ लोग इंजन बनाने पे काम करेंगे, कुछ लोग बॉडी बनाने पे काम करेंगे और कुछ लोग पेंटिंग पे काम करेंगे। जब पहली गाड़ी का इंजन बन गया तो उसने ये किया कि दूसरी गाड़ी भी भेज दी, क्योंकि जो इंजन वाले फील्ड के लोग थे वो बैठे थे फारग, तो वो इंजन बनाने लग गए। इसी तरह जब पहली गाड़ी की बॉडी बन गई तो ये वाले लोग फारग बैठे हुए थे, तो पहली गाड़ी के लोगों जो लोग थे वो दूसरी गाड़ी की बॉडी बनाने लग गए। इसी तरह हम देखते जाएं तो ये टोटल 40 घंटे लगे, तो 28 घंटों में 4 गाड़ियां तैयार होगी। मतलब पाइपलाइन को यूज करते हुए पहले 48 घंटों में 2 गाड़ियां तैयार हो रही थी, फिर 48 घंटों में टोटल 4 गाड़ियां तैयार होगी। अगर हम इसको सीपीयू में देखें तो सीपीयू में 3 काम करने होते हैं बेसिकली। पहला होता है कि इंस्ट्रक्शन को फैच करना होता है, दूसरा इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना होता है कि इसका मतलब क्या है, ये इंस्ट्रक्शन में क्या क्या रह गया, और तीसरा काम होता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। और अगर एक काम करने में टाइम लगता है उसको हम कह देते हैं T0, तो ये 3 प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए टाइम लगेगा T0 से T2, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम लगेगा T3 से T5। तो टोटल T5 में हमने 2 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया। अगर हम इसको पाइपलाइन के जरिए करें तो हम देखेंगे जब पहली इंस्ट्रक्शन फैच हो जाएगी तो जो T0 में पहली इंस्ट्रक्शन फैच हुई, T1 में वो डिकोड हो रही है, तो T1 के दौरान ही जो फैच वाला होगा सिस्टम, वो फारग बैठा होगा, वो दूसरी इंस्ट्रक्शन को फैच करने लग जाएगा। फिर T2 में पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी और जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है वो फैच हो रही होगी। इसी तरह अगर हम आगे चलते जाएं तो T5 तक ये हम टोटल 4 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर चुके होंगे। पहले T5 में सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई और पाइपलाइन को यूज करते हुए हमने T5 तक पहुंचते हुए 4 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया। तो इससे हमें ये पता चला कि सेम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन को यूज करते हुए हमने एग्जीक्यूट कर ली। Pipelining within the CPU, various phases of instruction execution such that instruction fetch, decode, and execution can be pipelined. The instructions are pre-fetched and the related data is buffered so that instructions can be overlapped through pipes. ये वही बात है कि हम पाइपलाइन को यूज करते हुए इंस्ट्रक्शंस को एक के बाद दूसरे, जो सीपीयू का जो हिस्सा भी फारग बैठा होता है उसको दूसरी इंस्ट्रक्शन को उस काम पे लगा देते हैं, और ये हम इस तरह पैरेललिज्म को यूज करते हुए साइमल्टेनियसली मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं लगी तो आप बता दें। कोई स्टूडेंट रिस्पॉन्स दे। सर हल्का सा रिव्यू अगेन दे दें। अच्छा, देखें जब टाइम होगा T0, जो सीपीयू का वो हिस्सा जिसने इंस्ट्रक्शन को फैच करना है वो पहली इंस्ट्रक्शन को पकड़ेगा, उसको फैच करेगा। जब वो फैच कर लेगा तो टाइम T1 में वो इसको डिकोड कर रहा होगा, लेकिन जो सीपीयू का फैच करने वाला हिस्सा वो बैठा होगा फारग। तो सीपीयू का वो फारग हिस्सा कहेगा मैं फारग नहीं बैठता, मैं अगली इंस्ट्रक्शन पकड़ता हूँ और उसको फैच करता हूँ। तो टाइम T1 में इंस्ट्रक्शन 1 डिकोड हो रही होगी और इंस्ट्रक्शन 2 फैच हो रही होगी। तो टाइम जब T2 आएगा ये डिकोड हो जाएगी और ये जो सीपीयू का एग्जीक्यूशन वाला हिस्सा इसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा, लेकिन T2 में फैच वाला हिस्सा फ्री हो जाएगा और सीपीयू का जो फैच वाला हिस्सा वो कहेगा मैं तीसरी इंस्ट्रक्शन को पढ़ता हूँ, उसको फैच करता हूँ, और जो डिकोड वाला हिस्सा वो भी फ्री बैठा है, वो कहेगा मैं दूसरी इंस्ट्रक्शन जो पहले फैच हो चुकी है उसको मैं डिकोड करता हूँ। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता जाएगा। T5 तक पहुंचते पहुंचते ये टोटल 4 इंस्ट्रक्शंस को वो एग्जीक्यूट कर लेगा। अगर हम पाइपलाइन यूज नहीं करते, मतलब जब तक सीपीयू ये तीनों काम नहीं कर लेता तब तक हम अगली इंस्ट्रक्शन को पकड़ेंगे नहीं। तो T0 से T2 तक वो पहली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी तब वो दूसरी इंस्ट्रक्शन को पकड़ेगा और वो T3 से T5 तक एग्जीक्यूट होगी। मतलब T5 टाइम लेके हमने 2 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया विदाउट पाइपलाइनिंग,
और जब हमने पाइपलाइनिंग को यूज़ किया, मतलब सीपीयू के हमने अलग-अलग हिस्से बनाए हुए हैं, फैच करने का हिस्सा अलग है, डिकोड करने का हिस्सा अलग है और एग्जीक्यूट करने का हिस्सा अलग है, और हमने उसको पाइपलाइनिंग के ज़रिए किसी भी हिस्से को फ्री नहीं बैठने दिया। पाइपलाइनिंग का जो कंसेप्ट है वो हमें बताता है कभी भी किसी भी हिस्से को फ्री मत बैठने दो। सीपीयू के हमने डिफरेंट पार्ट बना दिए और उनको काम पे लगा दिया। अब आपको हुआ क्लियर? यस सर। चलें, ये आपने वैसे पढ़ा होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, पढ़ा तो होगा लाजमी, आई थिंक। जो तीसरा तरीका है ना यूनिप्रोसेसर को पैरेलल बनाने का, वो है ओवरलैप्ड सीपीयू एंड आईओ ऑपरेशंस। The IO operation are assigned to special IO controller channels and IO processors. ये हमने देखा था CDC जो 6600 का आर्किटेक्चर था ना, उसमें इसमें इसने क्या किया हुआ है, इन्होंने कहा कि जो IO ऑपरेशन है ना, पहले वो रिक्वेस्ट जाती थी CPU के पास, इन्होंने IO को डील करने के लिए भी अलग से छोटे छोटे CPUs बना दिए, और इनके आर्किटेक्चर में 9 CPUs थे जो IO को डील करते थे। इसका फायदा ये हुआ कि CPU का बर्डन कम हो गया, वो अपने काम कर रहा है, और जो IO की हमें चीज़ें चाहिए वो अपने काम कर रही हैं। तो वो इससे भी पैरेललिज्म हमें हासिल होगी, क्योंकि जिन इंस्ट्रक्शन ने IO करनी है वो IO करेगी और ये वाले प्रोसेसर उसको डील कर लेंगे, और जिन्होंने सिर्फ ALU को यूज़ करना है वो सिर्फ ये CPU का ये हिस्सा उनको डील कर लेगा। तो इसके ज़रिए भी हमारी जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। यहाँ पे यही बताया गया। जो चौथा तरीका है वो है यूज ऑफ हायरार्किकल मेमोरी सिस्टम। अच्छा, जो सीपीयू होता है ना वो 1000 गुना ज़्यादा तेज होता है मेन मेमोरी से। अब मेन मेमोरी में हमने पहले प्रोग्राम को लोड करना होता है, सीपीयू मेन मेमोरी में जाता है और वहाँ से प्रोग्राम को फैच करके उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। अब हम मेन मेमोरी को जितना मर्जी तेज कर ले, हम सीपीयू का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये भी आपने पढ़ा होगा कि मेमोरी के लेवल्स होते हैं। जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है वो है रजिस्टर, वो सीपीयू के अंदर ही होती है। उसके बाद जो अगला लेवल होता है उसमें आती है कैश मेमोरी, ये भी सीपीयू के अंदर होती है, लेकिन इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है और उसकी स्पीड रजिस्टर से कम होती है। कैश में भला क्या होता है, उसमें जो रिसेंटली यूज्ड डाटा होता है ना वो हम रखते हैं, ताकि हमें बार बार मेन मेमोरी में जाना ना पड़े और हमारा टाइम ना ज़ाया हो, क्योंकि मेन मेमोरी की स्पीड कम होती है, हम पहले बात कर चुके हैं। कैश के बाद जो अगला लेवल होता है ना वो होता है रैम। रैम की स्पीड रजिस्टर और कैश से कम होती है, लेकिन साइज सबसे बड़ा होता है। और इन दी एंड आती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से अगर हमने कोई डाटा लेना है ना तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले सीपीयू रजिस्टर में देखेगा, वहाँ नहीं मिला तो कैश में देखेगा, अगर उधर भी नहीं मिला तो रैम में देखेगा, रैम में भी नहीं मिला तो हार्ड डिस्क में देखेगा। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। तो इसलिए ये मेमोरी के अलग-अलग लेवल्स बना दिए गए हैं ताकि डाटा उनमें रख दिया जाए और हमारे टाइम को जो ज़्यादा लगता है उसको कम किया जाए। जो अगला है बैलेंसिंग ऑफ सब सिस्टम बैंडविड्थ। अच्छा, हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर के 3 सब सिस्टम होते हैं, सीपीयू, मेन मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस। सबसे तेज़ होता है सीपीयू और सबसे स्लो होता है आईओ डिवाइसेस। अच्छा, इन जो सब सिस्टम है इनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम जो पैमाना यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज़ द measure that is used to measure the performance of any subsystem of the computer. अच्छा, बैंडविड्थ की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म पर यूनिट टाइम। के एक सेकंड में, अगर पर यूनिट टाइम को हम ले लें एक सेकंड में कोई भी सिस्टम कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उसको हम कहते हैं इसकी बैंडविड्थ कितनी होगी। अच्छा, अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी बैंडविड्थ क्या होती है? नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी असेस्ड पर यूनिट टाइम। मतलब हम एक यूनिट टाइम में जितने वर्ड्स मीन जितनी इंस्ट्रक्शंस मेन मेमोरी से फैच कर सकते हैं उसको हम कहते हैं मेमोरी की बैंडविड्थ, कि मेमोरी की स्पीड कितनी है। Bandwidth balancing between CPU and memory. Speed gap between CPU and memory can be closed up using fast cache memory between them. अच्छा, अगर हम कैश मेमोरी को यूज करेंगे तो हमारा
टाइम बचेगा, क्योंकि कैश में वो डाटा पड़ा होता है जो हम बार बार यूज़ कर रहे होते हैं। एक तो ये तरीका है कि हम अपने टाइम को बचा सकते हैं, दूसरा ये तरीका है कि बैंडविड्थ बैलेंसिंग बिटवीन मेमोरी एंड आईओ चैनल्स। ये आईओ चैनल्स वही हैं जो आईओ प्रोसेसर्स हैं। आईओ प्रोसेसर्स को यूज़ करते हुए हम सीपीयू का बर्डन कम कर सकते हैं और इससे हमारी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। जो हमारा लास्ट तरीका है वो जो हमारा दूसरा तरीका है वो है सॉफ्टवेयर मेथड्स ऑफ पैरेललिज्म। सॉफ्टवेयर मेथड ऑफ पैरेललिज्म में हमने दो तरीके पढ़े थे, एक था मल्टी प्रोग्रामिंग और दूसरा था टाइम शेयरिंग। अच्छा, मल्टी प्रोग्रामिंग कौन से सिस्टम्स होते हैं, आपने इसको ये बता सकता है किन सिस्टम्स को कहते हैं कि दीज आर मल्टी प्रोग्राम सिस्टम्स? एनीबॉडी नो? किसी को नहीं पता क्या? कोई जवाब ही दे दे कि सर आप बता दें। सर जैसे गूगल क्रोम वगैरह, उसमें हम मल्टीपल चीज़ें वगैरह चला सकते हैं, हम मल्टीपल टैब्स यूज़ करके, तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग होगा इसमें। ठीक हो गया। हाँ, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो हमारी मेन मेमोरी है ना, पहले ये होता था कि मेन मेमोरी में हम सिर्फ एक ही प्रोसेस को लोड करते थे, जब तक वो खत्म नहीं होता था हम कोई और प्रोसेस मेन मेमोरी में आने की इजाज़त नहीं देते थे। लेकिन आजकल हमारी रैम के अंदर 100-200 प्रोग्राम भी एट अ टाइम पड़े होते हैं और प्रोसेसर की मर्जी होती है वो जिस प्रोग्राम को जितना टाइम देना चाहे उसको चलाए। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। और अगर कोई प्रोसेस सीपीयू पे चल रहा है और उसने कोई आईओ मतलब इनपुट या आउटपुट लेना या देना है, तो वो ब्लॉक हो जाता है और जो प्रोसेसर होता है वो फिर वेट करता है कि वो अपना काम पहले ख़त्म करके वो उसको फिर चलाए। और अगर हमारा सिस्टम नॉन मल्टी प्रोग्राम है, उसके क्या नुकसान होते हैं यहाँ पे ये बताया गया है। उसका यही नुकसान है कि जो दूसरे प्रोसेस हैं वो बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे कि पहला ख़त्म होगा, हमारी बारी कब आएगी। तो इससे फिर आपको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम बहुत स्लो होने थे अगर मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ ना होता। जो दूसरा तरीका वो सॉफ्टवेयर मेथड्स का वो है टाइम शेयरिंग। In multi-programming systems, a process which takes a very long time in CPU can drastically reduce the system performance as other processes has to wait in the queue. अच्छा, टाइम शेयरिंग का जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो हर प्रोसेस को एक ख़ास टाइम स्लाइस देता है कि तुमने सिर्फ 2 सेकंड के लिए किसी प्रोसेस को चलाना है और इससे ज़्यादा तुमने किसी प्रोसेस को टाइम देना नहीं है। तो जैसे ही 2 सेकंड खत्म होते हैं वो प्रोसेस से सीपीयू लेता है और अगले सीपीयू को दे देता है। इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइम शेयरिंग। और इससे भी वो एक साथ साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन कर रहा होता है। और ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है, जिम्मेदारी होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम विंडोज यूज़ कर रहे हैं तो ये जिसने माइक्रोसॉफ्ट वाले ने विंडोज लिखी है तो वो ही इसके स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स लिखेगा कि किस प्रोसेस को कैसे उन्होंने करना है मैनेज। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है प्रीएम्पशन का। अगर एक प्रोसेस है वो सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको प्रीएम्प्ट किया जाता है। प्रीएम्प्ट का उर्दू में मतलब होता है उसको बताया जाता है, हालांकि भाई तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। तो उसको प्रीएम्प्ट किया जाता है कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, तुम ना अब वेटिंग स्टेज पे चले जाओ, तुम अभी इंतजार करो, जब बाद में तुम्हारी बारी आएगी ना फिर तुम्हें दोबारा सीपीयू दे दिया जाएगा। और ये काम जो प्रीएम्पशन का जो काम परफॉर्म करता है उस सॉफ्टवेयर के पार्ट को कहते हैं शेड्यूलर। Scheduler is responsible to preempt the current running process when its time span is over. तो ये दो मेथड्स हैं पैरेललिज्म को अचीव करने के लिए। पहला था हार्डवेयर मेथड, उसमें हमने 5 या 6 तरीकाकार पढ़े। और दूसरा है सॉफ्टवेयर मेथड, उसमें हमने 2 पढ़े, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम। तो इन मैकेनिज्म्स को यूज़ करते हुए सिंगल प्रोसेसर जो सिस्टम्स होते हैं ना उनमें हम पैरेललिज्म को अचीव कर सकते हैं। चलिए, आज का लेक्चर यही था कि यूनिप्रोसेसर सिस्टम्स में पैरेललिज्म को कैसे अचीव किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोगों ने अगर कुछ पूछना हो क्लास से मुतालिक तो आप
पूछ सकते हैं। सर आप लेक्चर्स कहाँ पे अपलोड करते हैं? मैंने पिछले वीक तो व्हाट्सएप पे ही कर दिए थे, ग्रुप में सेंड। मैंने गूगल का क्लासरूम तो बना लिया, लेकिन ड्यू टू लेजीनेस मैं आप लोगों को उसका लिंक सेंड नहीं कर सका। आज इंशाल्लाह ताला मेरा पक्का इरादा है, मैं आप सबको लिंक शेयर कर दूंगा, तो उसके अंदर सारा जो है ना मटीरियल वो मैं कर दूंगा सेंड। और इसके अलावा जो मैं अपने पोर्टल में यूट्यूब का लिंक भी सेंड करता हूँ, तो वो आप लोगों को नहीं मिलता क्या, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर होता है? नो सर। अच्छा, मुझे किसी नो सर, यूट्यूब का कोई लिंक भी नहीं मिला हमें। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था कि वो आपके ना स्टूडेंट पोर्टल में शो हो जाता है, मैंने इसलिए वो अभी तक आप लोगों से शेयर नहीं किए। चले जी वो सर, भी वो शो हो रहे हैं वहाँ पे पोर्टल पे। सर पोर्टल पे हमने देखा नहीं, वैसे उधर शो हो जाते हैं। सर वैसे पोर्टल से ज्यादा यही है कि आप या तो कोई ये जो गूगल कह रहे हैं कि बनाएं अकाउंट, या फिर दूसरा ये कि इसमें अपने ग्रुप वगैरह में सेंड कर दिया करें, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। रोज पोर्टल खोल के देखने से अच्छा व्हाट्सएप तो हर रोज ही कोई ना कोई खोलता।